वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे, वो भी विद दी एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आपको एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करते करते लर्न भी हो जाएगा। ये है पार्ट 2 और पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, सो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और जो भी लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो चलिए जल्दी से मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following is a biosphere reserve? ओके, सो ऑप्शन है ए काजीरंगा, बी है नीलगिरी, सी है रणथंभौर और डी है गिर। तो आपको इसमें से बायोस्फीयर रिजर्व का नाम पूछ रहे हैं। तो देखिए, काजीरंगा है नेशनल पार्क, रणथंभौर भी है, गिर भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बचा हमारा? यस, नीलगिरी। ये पूरा का पूरा बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स और प्लांट के लिए ही है। सो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व प्रोटेक्ट्स अ लार्ज एरिया ऑफ द प्लांट, एनिमल एंड ट्राइबल लाइफ, राइट। सो यहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटेक्टेड इन काजीरंगा नेशनल पार्क? आपको ये पूछ रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में किस एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है। ए है लायन, बी है वन हॉर्न राइनोसॉर्स, सी है टाइगर एंड डी है एलिफेंट। देखिए, ये ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको कहीं पे भी 9th क्लास 10th क्लास किसी भी एग्जाम में या वनडे एग्जामिनेशन में कहीं पे भी पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ इनको करिएगा और रिलेट करके करिएगा। काजीरंगा देखिए बोल रहे हैं। सो अभी मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। आंसर है इसका यस, वन हॉर्न राइनो। तो आपको ऑलवेज याद कैसे करना है, क्योंकि मोस्टली याद नहीं रहते हैं काजीरंगा, राइट। तो काजीरंगा में आर आ रहा है, तो आर से रिलेट कर लीजिए राइनो। काजीरंगा यानी कि आर राइनो, तो वन हॉर्न राइनो। कहीं पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा ना, तो इसी तरीके का मिलेगा। सो काजीरंगा इज अ फेमस फॉर दी वन हॉर्न राइनोसॉर्स। नेक्स्ट है, विच लेयर ऑफ द सॉइल इज मोस्ट इफेक्टेड बाय द डिफॉरेस्टेशन? देखिए, मैं ये क्वेश्चंस कहीं बाहर के नहीं हैं, ये एनसीईआरटी के ही हैं। सो मैंने थोड़ी सी मेहनत करके ये निकाले हैं, क्योंकि लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से कहीं से भी क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। सो प्लीज़ इनको अच्छे से करिए, और जिस तरह मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। थोड़ी सी मेरी मेहनत को भी अप्रिशिएट कर दीजिए। तो ऑप्शन देखते हैं। ए है टॉप सॉइल, बी है बेडरॉक, सी है इनर कोर एंड डी है सब सॉइल। सो इसमें से लेयर पूछ रहे हैं सॉइल की, कौन सी लेयर सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, अफेक्टेड होती है? डिफॉरेस्टेशन। देखिए, डिफॉरेस्टेशन आपको पार्ट 1 में भी मैंने बताया था। डी मीन्स होता है रिमूव करना, ठीक है। रिमूव और फॉरेस्टेशन तो मतलब फॉरेस्ट को रिमूव करना है, यानी कि कटिंग ऑफ ट्रीज। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? टॉप सॉइल। क्यों टॉप सॉइल क्यों है? क्योंकि जो पेड़ों की जड़ें वगैरह होती है ना, रूट्स वगैरह, जो भी छोटे या बड़े प्लांट है, तो वो ये टॉप सॉइल से ही होके जाती है। और जैसे ही डिफॉरेस्टेशन होता है, यानी कि पेड़ों की कटिंग होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब पेड़ कट जाएंगे तो रूट डिस्ट्रॉय हो जाती है, और ये रूट जो है वो इस लेयर को ही छोड़ देती है। और जब ये लेयर रूट वैसे तो इसको बाइंड करके रखती है, पकड़ के रखती है, और अगर ये पेड़ नहीं रहेंगे तो ये टॉप सॉइल क्या होती है, बिल्कुल बिखर जाती है, और ये easily रिमूव की जा सकती है। सो टॉप सॉइल इज easily removed ड्यू टू द लैक ऑफ रूट्स एंड लीडिंग टू द सॉइल इरोजन। सो यही तो था सॉइल इरोजन की एक, अगर जो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन है, तो यहाँ की टॉप सॉइल का किसी भी प्लेस से दूसरी जगह प्लेस पर चले जाना या उस प्लेस से हट जाना, यही है सॉइल इरोजन, राइट। नेक्स्ट है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हेल्प्स टू। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी कि वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके कंजर्वेशन किस में हेल्प करता है? मैं हिंदी में भी डिक्टेट कर रही हूँ, जिससे कि हिंदी मीडियम के लोगों को या फिर जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको भी समटाइम्स ये वर्ड नहीं समझ में आते हैं। कंजर्वेशन मीन्स होता है बचाव करना, ठीक है। तो किस में मदद करता है? ए है डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, बी है मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, सी है इंक्रीज पोल्यूशन एंड डी है रिड्यूस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, यानी कि जंगलों को हटा देना, नष्ट कर देना। इकोलॉजिकल बी है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखना,
और इंक्रीज पोल्यूशन यानी कि पोल्यूशन को बढ़ावा देना, और रिड्यूस ऑक्सीजन यानी कि रिड्यूस को ऑक्सीजन को रिड्यूस करना, कम करना। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन किस में हेल्प करता है? यस, आंसर इज बी, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, राइट। जिसने भी ऑप्ट किया है मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन मेंटेन्स, आपने फूड चेन और फूड वेब के बारे में सुना होगा, ये तभी मेंटेन रह सकती है जब अर्थ पे सारे के सारे एनिमल्स जितने भी हैं वो अपने ही रिजर्व एरिया में रहें और अपनी ही लाइफ में सरवाइव करते रहें, जैसे वो रहना चाहते हैं वैसे वो रहें। सो कंजर्वेशन मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन अगेन रिमाइंड करा रही हूँ, डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज अफेक्ट द वाटर साइकिल बाय, मतलब ये वाटर साइकिल को कैसे अफेक्ट करता है, राइट। ए है इंक्रीजिंग रेनफॉल, बी है डिक्रीजिंग ट्रांसपरेशन, सी है इंक्रीजिंग ऑक्सीजन एंड डी है कूलिंग अर्थ। अच्छा, इनमें से ऑप्शन देखिए, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को अगर हटा दिया जाएगा, जंगलों को हटा दिया जाएगा तो इसमें से क्या बढ़ेगा? क्या रेनफॉल बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, या अर्थ कूल हो जाएगी, या फिर ये ट्रांसपरेशन को डिक्रीज करेगा? अच्छा, जिन लोगों को ट्रांसपरेशन नहीं पता है तो वो ये समझ लीजिए कि जैसे हमारी बॉडी स्वेटिंग करती है, राइट, तो वैसे ही प्लांट्स भी स्वेटिंग करते हैं थ्रू दी लीव्स। कैसे? देखिए, आप प्लांट को कितना भी पानी दे दीजिए, बट रूट्स ऑलवेज, जितना भी आपने पानी दिया है ना उसका 1% अप्रॉक्स ही यूटिलाइज करती है। ओके, आपने पानी दिया, पानी जो है रूट्स के जरिए स्टेम से होते होते लीव्स को पहुंचाया जा रहा है। लीफ ने 1% पानी यूज किया है खाना बनाने में, क्योंकि यहाँ ये इसको किचन ऑफ द प्लांट है, यहाँ पे खाना बनता है लीव्स में थ्रू दी फोटोसिंथेसिस, रिमाइंडेड। ओके, और फोटोसिंथेसिस से जब खाना बन गया उसके बाद जो बचा हुआ पानी है ना वो लीफ तो रखेगी नहीं, यहाँ पे स्टोर तो करना नहीं है, तो लीफ क्या करती है? स्वेटिंग करती है, मतलब पानी को बाहर स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देती है एटमॉस्फेयर में। तो इसको बोलते हैं लीफ की स्वेटिंग, प्लांट की स्वेटिंग, या फिर ट्रांसपायरेशन। तो जल्दी से अब आंसर ऑप्ट करिए। यस, आंसर इज बी, डिक्रीजिंग ट्रांसपायरेशन। देखिए यहाँ पे मैंने पिक्चर भी अपलोड किया है दिखाने के लिए आपको, क्योंकि आपके माइंड में ये चीज़ें कैसे होती हैं वो सेट हो जाए, राइट। देखिए यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं तो ये मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और जैसा कि मैंने बताया कि लीफ जो है खाना बनाने में यूज़ करेगी, ओके, और यूज़ करने के बाद क्या करेगी? ये बाहर की तरफ इवेपोरेट कर देगी, ठीक है, जितना यूज़ किया, अदरवाइज बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या है, ये देखो यहाँ पे ये कम है प्लांट्स, तो यहाँ पे क्या सीन है कि एक तो प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो कम एब्जॉर्ब करेगी, और जितना अगर वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है, प्लांट्स हैं ही नहीं, वाटर एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा, तो ट्रांसपरेशन भी कम हो रहा है, ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन है, fewer the trees means less transpiration disturbing the water cycle। जब एटमॉस्फेयर में पानी ही नहीं जाएगा तो वो वाटर साइकिल को मेंटेन कैसे करेगा? नेक्स्ट है, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? हमें बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित क्यों रखना चाहिए? ए है फॉर डेकोरेशन, बी है फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस एंड सर्वाइवल, सी है ओनली फॉर टूरिज्म एंड डी है नो रीजन। भाई डेकोरेशन के लिए रखना है कि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए और उनके सर्वाइवल के लिए रखना है, उनके भी इनफैक्ट अपने भी जो ह्यूमन बींग्स हैं तो उनके भी सर्वाइवल के लिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्लांट्स की हो या एनिमल्स की। ओनली फॉर टूरिज्म यानी कि पर्यटक उसको बढ़ाने के लिए, पर्यटक वाला जो बिजनेस है और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, और किसी भी लिए नहीं। सो आंसर इज बी, for ecological balance and the survival, right? Biodiversity is essential for the life support system and balance in nature. Food chain and food web आपको याद है ना? Remember, अगर इस अर्थ पे हम किसी भी एक प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, टर्शरी, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, इनमें से एक की भी लाइन को अगर हटा देंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, ओके। So next here question, species found only in a particular area are called,
वो स्पीशीज जो केवल एक पर्टिकुलर एरिया में यानी कि एक छोटे से एरिया में ही पाई जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं? ए है एंडेंजर्ड, बी है एक्सटिंक्ट, सी है एंडेमिक एंड डी है रेयर। देखिए एंडेंजर्ड का मीन्स मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था, डेंजर्ड मीन्स अभी जो स्पीशीज खतरे में है, मतलब जो जिनको रिस्क है उनके विलुप्त होने का, एक्सटिंक्ट होने का। ओके, तो वो होती है एंडेंजर्ड। बी है एक्सटिंक्ट, जो ऑलरेडी इस अर्थ से गायब हो चुकी हैं। सी है एंडेमिक, यस एंडेमिक इज अ राइट आंसर। सो रेयर तो हो नहीं सकता, रेयर तो कोई आता ही नहीं है। एंडेंजर्ड इज मोस्ट प्रेफर वर्ड। सो यहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज आर फाउंड ओनली इन अ स्पेसिफिक रीजन एंड नो वेयर एल्स, मतलब जो सिर्फ उस स्पेसिफिक रीजन में ही होती है और कहीं पे भी नहीं होती हैं। आपको पार्ट 1 में भी मैंने डिस्कस किया था, कैंगरू है ऑस्ट्रेलिया का, राइट, वो वहाँ के ही रीजन में सरवाइव कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया में ही। अदरवाइज अगर आप उसको इंडिया लेके आते हैं तो वो कुछ दिन ही सरवाइव करेगा। इनफैक्ट उसका रिप्रोडक्शन प्रोसेस, फूड और बहुत सारी चीज़ें अल्टर होंगी, बदलेंगी, तो वो ज़्यादा सरवाइव ही नहीं कर पाएंगी। तो जो जहाँ रहता है उसको वहाँ ही रहना भी चाहिए। जैसे आपको अपने घर में अच्छा लगता है, वैसे इन स्पीशीज को भी अपने ही पर्टिकुलर एरिया में अच्छा लगता है। नेक्स्ट है डिजर्टिफिकेशन मीन्स, आपके बुक में ये भी टर्म है डिजर्टिफिकेशन। देखिए जैसे हम लोग बोलते हैं ना मॉडिफिकेशन, तो किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करना यानी कि उसको और इम्प्रूव करना। वैसे ही यहाँ पे देखना डेजर्टिफिकेशन है, दो में टर्म्स में कन्वर्ट करिए, सॉरी दो टर्म्स में है ये वर्ड, तो इसको थोड़ा सा अलग कर लीजिए। तो ये क्या बना यहाँ पे? डेजर्टिफिकेशन। तो डेजर्ट मीन्स क्या होता है भाई? रेतीला, यानी कि एक तरीके का रेगिस्तान। और रेगिस्तान बन जाना मीन्स, अब ऑप्शन देखिए, टर्निंग डेजर्ट इनटू द फॉरेस्ट, बी टर्निंग फर्टाइल लैंड इनटू द फॉरेस्ट सॉरी डेजर्ट, एंड सी है इंक्रीजिंग रेनफॉल, एंड डी है ग्रोइंग क्रॉप्स। देखिए ऑप्शन टिक करने में कभी भी जल्दबाजी मत करना कि टर्निंग डेजर्ट है तो इसमें लगा दिया। पहले ऑप्शंस को ना पूरा रीड किया करिए और क्वेश्चन की डिमांड समझा करिए कि वो कह क्या रहा है। तो डेजर्टिफिकेशन मीन्स रेगिस्तान में का बनना, राइट। सो यहाँ पे आंसर इज बी, टर्निंग फर्टाइल लैंड इनटू द डेजर्ट। मैंने क्या बोला? कोई भी चीज़ है जो उसका डेजर्ट में यानी कि रेगिस्तान में, मरुस्थल में बदल जाना। तो यहाँ पे टर्निंग फर्टाइल लैंड इनटू द डेजर्ट। सो ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ों के कट जाने से डिफॉरेस्टेशन एंड मिसयूज फर्टाइल लैंड बिकम द डेजर्ट। मिसयूज कैसे हो सकता है भाई? देखिए आप किसी ने आपको बोला कि कोई अच्छी क्रॉप है उसको ग्रो कराना है, तो उसके लिए पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स बहुत सारी क्वांटिटी में यूज़ किए जा रहे हैं, तो एक तरीके से आप सॉइल को भी मिसयूज़ कर रहे हो, वहाँ उसकी फर्टिलिटी को, सॉइल में जितने भी अपने नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, राइट। सो इससे क्या होता है कि वो जो सॉइल है वो एकदम से बिल्कुल न्यूट्रिएंट लेस हो जाती है, उसमें कुछ भी नहीं बचता। एक वो बोलते हैं ना वर्ड होता है बंजर ज़मीन, राइट। तो ये वही है, एक तरीके से वो सारा का सारा फिर डेजर्ट में ही कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स द रेड डेटा बुक। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो रेड डेटा बुक को मेंटेन करता है? और रिमेंबर व्हाट इज अ रेड डेटा बुक, पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया हुआ है। रेड डेटा, रेड को किससे लिखते हैं भाई? रेड को क्या डिनोट किया जाता है? मीन्स डेंजर्ड, राइट। तो इसमें कौन सी स्पीशीज लिखी जाएंगी? एंडेंजर्ड स्पीशीज के नाम लिखे जाते हैं। मैं आपको इसलिए रिकॉल करा रही हूँ ताकि पार्ट 1 आपने देखा है, नहीं देखा है, बट अभी भी आपने अगर ये चैप्टर थोड़ा सा भी रीड किया है या नहीं भी किया है तो आप इस मेरी एक्सप्लेनेशन से साथ साथ इन चीज़ों को याद करते हुए चलें, राइट। इसीलिए मैं बार बार आपको रिकॉल करा रही हूँ। रेड डेटा मीन्स, रेड डेटा बुक ऐसी बुक है जिसमें कि एंडेंजर्ड यानी कि
जो एनिमल स्पीशीज अब एनिमल और प्लांट स्पीशीज अभी रिस्क पे हैं एक्सटिंक्ट होने के, उनके नंबर्स कम हैं अर्थ पे, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, उनके नाम इस रेड डेटा बुक में लिखे जाते हैं। सो एक किसको इसको कौन मेंटेन करता है, इन बुक्स को, इस बुक को कौन लिखता है, मेंटेन करता है? ए है WHO, बी है IUCN, सी है इसरो एंड डी है यूनेस्को। तो आप इनके नाम, इनके फुल फॉर्म तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखो इसरो तो यहाँ से रिलेटेड नहीं है, ये फिजिक्स में आता है, बट WHO, IUCN और यूनेस्को के आपको इस फुल फॉर्म पता होने चाहिए। बाय द वे इसका आंसर है IUCN, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। देखिए यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात हो रही है, नेचर की बात हो रही है, और नेचर में क्या आता है, प्लांट और एनिमल। तो ये रेड डेटा बुक कौन मेंटेन करेगा? IUCN। ओके, सो नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन फॉरेस्ट? डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? बिल्कुल, जो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स आते हैं आपके उसमें फूड चेन में, प्रोड्यूसर्स यानी कि ऑटोट्रॉफिक, फिर आते हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी, और लास्ट में आपके आते हैं डिकम्पोजर। मतलब जो भी जितना भी डेड और डीके मैटर होता है जो सॉइल में डंप हो जाता है, उसको ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, खाते हैं, पचाते हैं और सॉइल में ही मर्ज कर देते हैं। ठीक है, तो ए है ऑप्शन डिस्ट्रॉय एनिमल, बी है इंक्रीज पॉल्यूशन, सी है रिसाइकिल न्यूट्रिएंट एंड डी है कट ट्रीज। राइट, सो डिकम्पोजर्स का रोल क्या होना चाहिए? अगर मेरी एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आया तो यस, आंसर इज सी, रिसाइकल न्यूट्रिएंट। राइट, अभी मैंने बोला ना ये बिल्कुल टॉप पे होते हैं कि इनको चाहिए डिकम्पोजर। सो डिकम्पोजर जो भी एनिमल्स टर्शरी होता है उसके बाद अल्टीमेटली वो डेड ही हो जाना है, कोई भी एनिमल है या प्लांट है जैसे भी है। तो ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे वो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक होते हैं ये, और ये उस सब्सटेंस को खा पी के, पचा के और फिर फाइनली सॉइल में ही मर्ज कर देते हैं। So decomposers break down dead organism and return nutrient to the soil. Next है, which layer protects earth from harmful radiation and is affected by deforestation? इनमें से कौन सी लेयर ऐसी है जो अर्थ को हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है एंड इज अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन, और जो प्लांट के कटिंग से, ट्री के कटिंग से अफेक्टेड भी हो रही है, प्रभावित हो रही है? तो ए है ओजोन लेयर, बी है क्रस्ट, सी है मेंटल एंड डी है कोर। देखिए ये सारी की सारी अर्थ की सरफेसेस हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। राइट, आपने ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा। सो अभी यहाँ पे हम ऑप्शन लगाएंगे ए, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। राइट, ये सन से रेडिएशन जो आती हैं विदाउट मीडियम, रिमेंबर विदाउट मीडियम रेडिएशन, तो इससे ये अर्थ के एनिमल्स, प्लांट, सबको ये बचाती है। ओके, सो इंक्रीजिंग पोल्यूशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन affects the ozone layer indirectly. राइट, कैसे कि यहाँ पे जब ये डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कटिंग ऑफ ट्रीज हो रही है, तो दैट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है, जो प्लांट एब्जॉर्ब करके अपना फूड बनाते हैं, वो अब प्लांट ही नहीं है, तो एब्जॉर्ब कौन करेगा? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ पे एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती है और फिर ओजोन लेयर को अफेक्ट करती है। ठीक है, और इसी से ही कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल के इंक्रीमेंट से ही क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। ओके, तो जितना भी हो सकता है आप प्लांट लगाइए, अपने घरों में भी लगाइए, बाहर भी लगाइए, जितना भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ए है यूजिंग रिसोर्सेज केयरलेसली, बी है यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली फॉर द नेचर, एंड सी है डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट, एंड डी है ओनली इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सो ए ऑप्शन है, बी आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछा गया है, तो यहाँ पे है चीज़ों को कैसे मैनेज करना चाहिए। सो ऑप्शन इज बी,
यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली फॉर द नेचर, मतलब आपके पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ही होशियारी से हमको यूज़ करना चाहिए ताकि वो फ्यूचर के लिए भी सेफ बने रहें। जैसे है आपका वाटर, राइट, और पेट्रोलियम, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से यूज़ करनी चाहिए, हम सभी को करनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन, राइट। सो नेक्स्ट है, विच ह्यूमन एक्टिविटी कॉजेज मैक्सिमम हार्म टू बायोडाइवर्सिटी, इनमें से कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी है जो बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज़्यादा हार्म करती है। रिमेंबर व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और डाइवर्सिटी मीन्स होता है उनमें वैरायटी, राइट। तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी को सबसे ज़्यादा कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी हार्म करती है। ए प्लांटेशन, पेड़ों को लगाना, बी हंटिंग एंड डिफॉरेस्टेशन, हंटिंग यानी शिकार करना और पेड़ों को काटना, सी है कंजर्वेशन, उनकी सुरक्षा करना, डी है रिसाइकलिंग। सो आंसर अब आप इजीली लगा सकते हैं। यस, आंसर इज बी, हंटिंग एंड डिफॉरेस्टेशन, यानी कि उनकी पेड़ों को काटना या फिर एनिमल्स की हंटिंग करना, उनका शिकार करना। सो आर द मेजर थ्रेट्स टू दी बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है, वाई आर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इम्पॉर्टेंट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ज़रूरी क्यों हैं। ए फॉर टूरिज्म ओनली, बी फॉर प्रोटेक्टिंग एनिमल्स इन नेचुरल हैबिटेट, सी है फॉर कटिंग ट्रीज एंड डी है फॉर इंडस्ट्रीज। तो ये ज़रूरी किस लिए है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिमेंबर मैंने आपको बताया भी था, एक तरीके का बड़ा एरिया, बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें कि वाइल्ड लाइफ जो होती है, तो वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स एज वेल बिल्कुल नेचुरल वे में रहते हैं, जैसे कि वो अपने फॉरेस्ट में रहते हैं। तो एक बायोस्फीयर बायो टाइप एरिया होता है। आंसर इज बी, फॉर प्रोटेक्टिंग एनिमल्स इन द नेचुरल हैबिटेट। सेंचुरीज प्रोटेक्टेड एनिमल्स इन देयर नेचुरल लिविंग कंडीशन, मतलब उनको कोई भी वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं या कुछ भी है, वो अपने से ही रहते हैं, जैसे वो फॉरेस्ट में रहते हैं, हंटिंग करते हैं और हर तरीके से अपना सर्वाइवल करते हैं। नेक्स्ट है बी, सॉरी, माइग्रेशन ऑफ द बर्ड्स इज मेनली फॉर, माइग्रेशन मीन्स, माइग्रेट मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर जाना, फॉर फूड, शेल्टर, खाने के लिए, रहने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। सो माइग्रेशन ऑफ बर्ड इज मेनली, बर्ड्स का माइग्रेशन मेनली क्यों होता है। ए प्लेइंग, बी क्लाइमेट एंड फूड एंड सी स्लीपिंग एंड डी हाइडिंग। ठीक है, सो आंसर इज बी, क्लाइमेट एंड फूड। देखिए एक बर्ड मैंने पार्ट 1 में भी बताई थी, क्रेन, राइट, क्रेन भी है और आर्कटिक टर्न होती है, आई थिंक दिस इज आर्कटिक टर्न, क्योंकि ये वही है वाइट कलर की। तो ये माइग्रेट करती है फूड के लिए, शेल्टर के लिए, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे रहती है तो वहाँ पे बहुत ही हार्श कोल्ड क्लाइमेट जब हो जाता है तो ये अपने इंडिया में आती है, यहाँ सर्वाइव करती है और फिर उसके बाद जब वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है तो ये वापस चले जाते हैं। सो बर्ड माइग्रेट्स टू फाइंड सुटेबल क्लाइमेट एंड फूड। सो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनमें से क्या चीज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में अलाउ है। ए हंटिंग, बी पॉचिंग, सी लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी एंड डी है फॉरेस्ट। ए हंटिंग आपको पता है शिकार करना, पॉचिंग होता है लीगली, मतलब लीगल आपको पता है कि ये चीज़ गवर्नमेंट के थ्रू आपको बोली गई है कि आप कर सकते हो, तो हंटिंग में ही आता है पॉचिंग, राइट। सी है लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन जो इंटरफेरेंस करेंगे वो बहुत ही कम करेंगे, और डी है फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना। तो इसमें से क्या हो सकता है, आंसर इज सी, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी। देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क में यही एक डिफरेंस है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में थोड़ा सा ह्यूमन का इंटरफेरेंस होता है, वो हर दिन वॉच करते हैं कौन सा एनिमल किस तरीके से उसको फूड प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, राइट, उसके लिए मतलब कितने नंबर्स हैं काउंट करना, ये सब चीज़ें ह्यूमन एक्टिविटीज़ थोड़ा सा होती हैं।
So some controlled human activity like the grazing, collection of minor forest product may be allowed, right? So यहाँ पे बायस जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउ करते हैं, बट नेशनल पार्क में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, नेशनल पार्क में बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते. सो ह्यूमन एक्टिविटी इन द नेशनल पार्क आर A. fully allowed, strictly prohibited, and C. encouraged, and D. ignored. तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? यस, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि आंसर इज बी, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. क्यों? क्योंकि नेशनल पार्क में ह्यूमन इंटरफेरेंस इज हाईली रेस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी. आप वहाँ पे हंटिंग नहीं कर सकते, शूटिंग नहीं कर सकते, राइट आप हॉन्किंग नहीं कर सकते, आप ग्रेसिंग नहीं कर सकते, आप वहाँ पे प्लांटिंग भी नहीं कर सकते इवन, और प्लांट को कट भी नहीं कर सकते, आप वहाँ पे रह भी नहीं सकते. ओके, तो यहाँ पे इतने सारे साइन हैं कि वहाँ पे स्ट्रिक्टली ये सब चीज़ें प्रोहिबिटेड होती हैं, मना की जाती हैं. नेक्स्ट है द मेन डिफरेंस बिटवीन अ सेंचुरी एंड अ नेशनल पार्क. ए है लोकेशन, B है size and C है level of protection and D है number of animals. So आंसर क्या होना चाहिए? देखिए लोकेशन और साइज नो, एंड आंसर इज C, लेवल ऑफ प्रोटेक्शन. अभी हमने क्या डिस्कस किया कि सेंचुरीज में थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज़ ह्यूमन इंटरफेयर कर सकते हैं, बट नेशनल पार्क में बिल्कुल भी ह्यूमन इंटरफेयर नहीं करते. तो यहाँ पे किस लिए वो नहीं करते? क्योंकि प्रोटेक्शन ज़रूरी है. So I think this is a right answer, that is a level of protection. National park have stricter protection rules than the sanctuaries, right? So next है, which statement is correct? A. Sanctuaries have stricter rules than the national park. B. National parks allow grazing. C है sanctuaries allow some human activities, and D है both are same. No, both are not same. So answer is A. Answer is C. Sanctuaries allow some human activities, but यहाँ पे नेशनल पार्क में बिल्कुल भी नहीं होती. So sanctuaries allow limited human activities unlike national parks. Next है, national parks are under control of A. प्राइवेट कंपनीज, B है गवर्नमेंट, C है फार्मर्स, एंड D है इंडस्ट्रीज. तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? देखिए नेशनल पार्क जितने भी हैं, चाहे वो काजीरंगा हो, गिर फॉरेस्ट हो या सुंदरबंस हो, तो ये सारे के सारे गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं. सो दे आर प्रोटेक्टेड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, राइट? सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ जो भी आप लोग इस चैनल पे नए हैं, सो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही बेनिफिट और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के साथ साथ लर्निंग भी करते जाएं. और अगर थोड़ा सा भी एफर्ट मेरा अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि इसमें से और भी क्या अच्छा किया जा सकता है. थैंक यू.